मतलब कुछ हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि भाई मेरी इतनी मेहनत है, भगवान मेहरबान हो जाए। कुछ बार ये कि अनसर्टेनिटी फिर भी होती है, पता नहीं होगा कि नहीं। कुछ बार ये नहीं, मैंने मेहनत किया है, कुछ तो आएगा ही आएगा। तो मतलब व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड? आई थिंक मम्मी पापा दोनों स्पिरिचुअलिटी बहुत फॉलो करते हैं, तो उनका भी सपोर्ट बहुत ऐसा था कि तुमने अपना निष्काम कर्म कर दिया है, इसके बाद बस देखा जाएगा एंड वी विल सपोर्ट यू रिगार्डलेस सक्सेस फेलियर। अपनी टैलेंट को देश सेवा में लगाना है, आप जिस स्थिति में उसे कुछ अच्छे करियर की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये जो हीन भावना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि वहाँ जाके मुझे MTV रोडीज टाइप का वो करेंगे, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। और आप इसी आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़ा भाई है सर, वो आपके छोटे भाई बहन होते, यस। तो आप उनको सलाह देती कि नहीं UPSC अटेम्प्ट देना चाहिए? हु शुड एक्चुअली गिव UPSC एग्जाम? Unacademy. Let's crack it. मित्रों, अंग्रेजी में एक शब्द है परसिवियरेंस, मतलब आखिर तक डटे रहना, बीच में छोड़ के जाना नहीं। तो UPSC की इस महासंग्राम में 6 अटेम्प्ट और अपने आखिरी अटेम्प्ट के अंदर जिन्होंने सफलता हासिल की है, चंद्रप्रभा जी जिन्होंने रैंक 289 हासिल किया है विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनका मैं कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और इनको बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूं। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मैम का आपको परिचय दें तो इन्होंने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन USA में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से किया है। इसके अलावा इन्होंने USA के अंदर सरकारी विभागों में पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेड काम किए हैं। अयोध्या में अपना NGO चलाया है, जो बाद में 2020 कोरोना के दौरान नीति आयोग द्वारा उसको नोडल बनाया गया था कोविड रिलीफ के काम में। और इस लंबी जर्नी के अंत में इन्होंने ये 6th अटेम्प्ट में सफलता हासिल की। तो मैम, क्यों UPSC आपको देने की पहले तो इच्छा हुई? जी सर, सब शुरुआत से ही ग्रास रूट्स पर कम्युनिटीज़ के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में सॉल्यूशंस ढूंढने में वैसे भी रुचि है, तो इंजीनियरिंग के बाद फिर पब्लिक पॉलिसी में और नॉलेज बढ़ाई और फिर रियलाइज़ किया कि इसका मोस्ट नेचुरल एक्सटेंशन सिविल सर्वेंट बनना होगा, तो इसीलिए UPSC एग्ज़ाम देने का सोचा। लेकिन इसमें एक कैवियट जो मैं अपने जितनी भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ये भी बोलती हूँ कि आप बिना सिविल सर्वेंट बने भी पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। तो वो एक मैसेज जो मैंने अपनी जर्नी में भी सीखा ये था। आप USA भी गई थी, तो फिर वापस भारत क्यों, घर वापसी? जी सर, सर भारत में पहले से सरयू नदी के संरक्षण के लिए काम कर रही थी और US में फिर मौका मिला था एनाकॉस्टा नदी की संरक्षण में काम करने का। तो इंटर रिवर आइडियाज़ एक्सचेंज, पॉलिसी एक्सचेंज हो रहा था। तो मुझे लगता है पब्लिक पॉलिसी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने को बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो वही था कि भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं और भारत की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स बट आई थिंक जो पोटेंशियल है हमारे देश का, वो बहुत मुझे ब्राइट लग रहा था। तो ऐसा लगा कि वापस आके थोड़ा हाथ बता सकते हैं अपनी जितनी भी नॉलेज है उससे। मैं कई सालों से UPSC एस्पायरेंट्स को देखता हूँ, यूजुअली जो आखिरी वाले अटेम्प्ट होते हैं तब तक वो धीमे हो जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, उनको ट्रेंड जो बदल जाता है उसके हिसाब से खुद को अपडेट नहीं रखते। और क्योंकि एग्ज़ाम तो पिछले 3-4 साल में तो मतलब बहुत टफ हो गई है, तो आपको ऐसा क्या लगता है, व्हाट मेड यू यूनिक, या ऐसी आपको मतलब अंदर से क्यों इतनी आग लगी थी कि मुझे क्रैक करना है, आई वांट टू गेट इनटू दिस, मतलब ऐसा क्या था? व्हाई एंड हाउ? सब पहले आई थिंक क्या हो रहा था कि 2020 और 21 से आई थिंक सबसे बड़ा फायर एक मुझे और फील हुआ, बिकॉज हमने कोविड-19 रिलीफ में नीति आयोग के नोडल NGO बन के काम किया। तो तब हम सॉल्यूशंस ग्राउंड पर ला पा रहे थे, बट वही था कि क्योंकि एक सपना देखा था UPSC एग्ज़ाम का, तो ये दिमाग में था कि अभी सॉल्यूशंस कर पा रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट बन के इन सॉल्यूशंस को हम और स्केल अप कर पाएंगे और नेटवर्क्ड आइडियाज़ को हमारे अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर्स मेरे बैच से आएंगे उनके साथ कोलैबोरेट करके सॉल्यूशंस और स्केल अप कर पाएंगे। तो वो एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा था कि सॉल्यूशंस हम और इम्पैक्टफुल बना पाएंगे, तो इसीलिए मोटिवेशन था मोस्टली 6th अटेम्प्ट तक। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी वोट करके आया हूँ और आप भी वोट करके आइए। डेमोक्रेसी का ये पर्व है, अपनी जिम्मेदारी आप निभाइए। जहाँ तक UPSC प्रीलिम्स की बात है, करीब 40 दिन या 5 हफ्ते बाकी हैं। इकोनॉमी के पूरे साल के एनुअल अपडेट्स के लिए मेरी जो फ्री सीरीज़ चलती है Win24 सीरीज़, बहुत सारी उसमें पढ़ाई हो गई। अब बाकी जितना बचा है उसके लेक्चर्स 17, 21 और 28 तारीख को फ्री में होने वाले हैं, इंक्लूडिंग प्रॉपर हैंडआउट जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, बाकी ऊपर भी लिखा है। और अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं
तो 2025 की प्रीलिम्स, मेंस इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग, सीसेट, ये सब कुछ अब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हासिल कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999। अगले 15 महीनों का सब्सक्रिप्शन, जहां पर लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, पावर पॉइंट से पढ़ाई, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, मेंटरशिप, डाउट रेजोल्यूशन, ये सब कुछ आपको मिले विद द कोड muna.org। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसकी भी बहुत बैड माउथिंग होती है कि नहीं पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी ले लो और मतलब सीधा लाइसेंस ही मिला है कि आपके घर पे गाड़ी आ जाएगी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई सिलेक्ट नहीं होता है। और मैं खुद भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही मैंने भी तैयारी करी थी, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी भी किया। मैं खुद देखता हूँ कि आजकल पेपर बहुत टफ हो गया है, ऐसे थिंकर थियरी और चीज़ें पूछ रहे जो किताबों में है ही नहीं, मोहित भट्टाचार्य और ये शर्मा सदाना और अवस्थी महेश्वरी एंड ऑल ऑफ देम। तो मतलब आपने वो कैसे उसको कोप अप किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? सर इसमें 2 से 3 चीज़ें थी। पहले तो नेचुरल इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, मुझे ये विषय बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आई एन्जॉय द थिंकर्स एंड बिकॉज आई थिंक मेरा ग्रास रूट्स एक्सपीरियंस था और ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, तो जितने भी थिंकर्स एंड थ्योरीज थे आई कुड वॉच इट कम टू लाइफ जब मैं काम कर रही थी। तो एक मुझे ये रियलाइज़ किया कि इवन स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कोई संस्था चला रहे हैं, बस आप इमेजिन अगर कर सकें। ह्यूमन माइंड इमेजिनेशन में बहुत स्ट्रांग है। और इनफैक्ट इंटरव्यू की तैयारी में हमें पूछा भी जाता है कभी कभी कि अगर आप किसी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाए जाएं तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो वो इमेजिनेशन का मुझे लगता है एक हेल्प काफ़ी हुआ था कि अगर ये थिंकर एक थ्योरी बोल रहा है, मैरी पाकर फॉलेट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करना है, तो अयोध्या में भी हम काम कर रहे थे इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। तो एक तो एडवांटेज ये थोड़ा सा था इस विषय को लेके कि आप सच में एज अ पब्लिक एस्पायरिंग पब्लिक सर्वेंट आप इमेजिन कर सकते हो कि आप क्या सोल्यूशंस ग्रास रूट्स पे लाएंगे। दूसरा, मुझे पता है जैसे आपने मेंशन किया कि फियर है सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी हैं क्योंकि GS2 एंड एथिक्स के साथ भी ओवरलैप्स रहते हैं। तो मेरे लिए जब मैं तैयारी कर रही थी तो ऑलमोस्ट एक फ्लो में तैयारी होती थी कि GS2 और एथिक्स के साथ आप कंबाइन करके अपने आइडियाज़ और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये थोड़े से एडवांटेजेस मुझे लगे थे विषय को लेके। तो मैम ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब हाउ मेनी मेंस एग्जाम हैव यू रिटन? यस, आई रोट अभी 23 तो दिया ही था, उसके पहले 2017 में मैंने फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट दे के मेंस तक पहुंची थी। दैट्स इट। उसके बाद प्रीलिम्स मेरा प्रॉब्लम दे रहा था, प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। फाइनली 23 में जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो सारी स्टेजेस क्लियर हो गई। जी जी जी। तो इस बार जो प्रीलिम में आपके स्कोर क्या रहे? सर मेरा एक्चुअली फॉरेस्ट का मैंने वो किया था तो अभी तक मार्कशीट नहीं आया, ये प्रॉब्लम है। बट मेरे टैली से अराउंड 96 से 102 के बीच में आ रहा था की के हिसाब से। दैट इज़ अ रियली गुड स्कोर एक्चुअली, क्योंकि कट ऑफ तो आप जानते हैं अराउंड 75 के आसपास रहा है। सपोज आपके पास और अटेम्प्ट होते एंड सपोज भगवान नहीं करे ये वाला अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आप कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा ब्लेम करती कि ये सब्जेक्ट दगा दे गया, ये वाली चीज़ एंड आई विल इम्प्रूव अपॉन दिस, तो वो क्या होता? सब ऐसा एनालिसिस करने में प्रॉब्लम ये है कि हर साल स्कोरिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है। इट रियली डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड्स, बट अगेन नॉट टू ब्लेम द ट्रेंड एंड द सब्जेक्ट। खुद की तैयारी में मैं और 2-3 चीज़ें करती। मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और करती। मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में रोज़ आंसर राइटिंग किया है। पीयर ग्रुप बन गया था, हम एक दूसरे के कॉपीज़ देख के और टॉपर्स कॉपीज़ देख के और इम्प्रूव कर रहे थे। इनफैक्ट एक चीज़ जो मैंने फोकस की थी, मैंने ये जो 2017 में गलती ये की थी कि मैं मेंस रेडी नहीं थी प्रीलिम्स के पहले, तो वो एक मैंने प्रिंसिपल बना लिया था दैट आई हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। सो आई विल इंश्योर दैट ऑल्सो इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट कि आंसर राइटिंग अच्छे से हो जाए प्रीलिम्स के पहले। सो एवरी टॉपिक करके फिर आंसर राइटिंग इन MCQs इंटीग्रेटेड मैनर में करके, आई थिंक दैट इज समथिंग आई वुड डू। आंसर राइटिंग एंड देन निबंध का पेपर आप जानते हैं आजकल वो है कि एक पूरा सेक्शन फिलोसॉफिकल ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपने कौन सा निबंध लिखा था एंड ओवरऑल मतलब क्या खास बात आप बताना चाहिए बच्चों को? जी सर, मैंने एक तो बहुत इंटरेस्टिंग वाला लिखा था कि मैजिक इज फाउंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंटुइशन एंड लॉजिक, एंड दूसरा मेरा ये था कि समथिंग अराउंड क्लासरूम्स दैट वी लर्न, इट हैड टू डू विद एजुकेशन सिस्टम मोस्टली। मैं टॉपिक एग्जैक्टली भूल रही हूँ, बट ऐसे का मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं। ऐसे में फियर होता है इन जनरल,
स्कोर्स नहीं समझ आते हैं क्या है, बट ऐसे गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट 3 थिंग्स एज एन एस्पायरिंग पब्लिक सर्वेंट। पहला कि हम एक विषय को या एक प्रॉब्लम को कितने मल्टी डिमेंशनल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। दूसरा, क्या हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, क्या हम फ्यूचर ओरिएंटेड हैं एज एन एस्पायरिंग पब्लिक सर्वेंट। एंड तीसरा, ओरिजिनलिटी। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगा कि ऐसे में अगर मैं ये कर पाऊँ, और दूसरा फियर को कैसे कम करना है। आई थिंक हम बहुत अलग अलग सोर्सेज के पीछे भागते हैं कि ऐसे को कैसे पढ़ा जाए, लेकिन हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग, हमारा जनरल स्टडीज़ की तैयारी एंड इनफैक्ट एथिक्स की तैयारी, आई थिंक दे आर ग्रेट सोर्सेज फॉर ऐसे प्रेपरेशन इन जनरल। तो अगर हम वहाँ का कंटेंट लेके बस खुद का स्टाइल इम्प्रूव करें ऐसे में, आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। एंड ऑफ कोर्स जस्ट सोल्यूशन ओरिएंटेशन थोड़ा सा दिखाना पेपर में और उम्मीद की किरण जगाता है, क्योंकि पूरे पेपर में हम अगर प्रॉब्लम डिस्कस करें अलग डिमेंशन से, इवैल्यूएटर को भी अच्छा लगता है कि कोई ओरिजिनल आइडियाज़ एंड सोल्यूशंस उनको मिले। तो जी, कई सारे लोग जिनकी एज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, जो भी 30 साल 32 साल, और तो फिर उनके दिमाग में हमेशा एक डर ये रहता है कि मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो उधर सब MTV रोडीज बैठे हैं और मेरे को पूछेंगे तुम्हारा तो 6ठा अटेम्प्ट है और तुम तो किसी काम के नहीं, और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, मतलब दे आर हैविंग दिस साइकोलॉजी। तो मुझे आपसे ये जानना है, क्या आपके साथ वो कुछ ऐसी पैनल ने आपको ऐसा फील कराने की कोशिश की कि वाई यू आर कम हियर, तुम कुछ और करो ना, दूसरे यंग बच्चे, वाज इट लाइक दैट और नॉट? बिल्कुल भी नहीं। मैं इनफैक्ट बहुत ही पॉजिटिव, अनदर थिंग फॉर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, जब भी, क्योंकि हमें एक प्री कंसीव नोशन रहता है अबाउट डिफरेंट चेयरपर्सन्स, बट वन थिंग दैट हेल्प्स इज टू जस्ट गो विद अ ब्लैंक स्लेट एंड नॉट अज्यूम एनीथिंग। तो मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से अंदर गई थी कि आई एम देयर फॉर अ रीज़न एंड आई वांट टू ट्रूली डेमोन्स्ट्रेट माई ऑनेस्ट पोटेंशियल। एंड जब मैं बैठी तो ऑनरेबल चेयरपर्सन सर ने मेरे से पूछा कि प्रभा, टेल अस व्हाट हैज़ बीन मिसगाइडिंग यू। तो वो एक, आई थिंक जनरली हो सकता था कि एक झटका लगे किसी को, लेकिन मेरे लिए मुझे एक मौका इसमें ये दिख रहा था कि आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक अबाउट माई लाइफ, कि जर्नी क्या रही है। एंड वही हुआ, मैंने जवाब दिया एंड ऑनरेबल चेयरपर्सन सर वॉज वेरी वेलकमिंग एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। तो आई डोंट थिंक सर, टू आंसर योर क्वेश्चन कि एज का कोई इशू होता है। वो जानते हैं कि हर एक एस्पिरेंट की एक यूनिक जर्नी है, बस वो ये जानना चाहते हैं कि आप देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड दे लुक फॉरवर्ड टू ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी एंड गुड सॉल्यूशंस एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलग अलग इश्यूज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो मुझे नहीं लगता एज का कुछ डिसएडवांटेज था। तो मित्रों, चंद्रप्रभा जी ने जो हमें बताया, वो खास तो ये याद रखना है कि क्योंकि UPSC अटेम्प्ट दे रही है तो हम देने जा रहे हैं ना, हमको भीख मांगने थोड़ी जा रहे हैं कि हमें दे दो। सो वट एवर एज एंड अटेम्प्ट्स आर गिवन टू यू, आप उसको दे रहे हैं बिकॉज यू हैव सम डिजायर टू, अपनी टैलेंट को देश सेवा में लगाना है, आप जिस स्थिति में उसे कुछ अच्छे करियर की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये जो हीन भावना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि वहाँ जाके मुझे MTV रोडीज टाइप का वो करेंगे, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। और आप इस इंटरव्यू में अब तक आपने पाया होगा कि मैम के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है कि ठीक है, मुझे ये करना ही था। शायद ये नहीं करती तो इसके अलावा भी, क्योंकि उन्होंने USA में काम किया है, अपना NGO ठीक उन्होंने ग्रो किया है नीति आयोग के साथ कोलैब, कुछ और पब्लिक पॉलिसी फील्ड में वो कर सकती थी। तो खुद पे यकीन होना भी बहुत, मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे तो लगती है। अल्टीमेटली मैम, बुक लिस्ट और ये सब तो एवरीवन नोज दैट, फिर भी अगर आप कुछ खास बातें बच्चों को बताना चाहें इसके बारे में। जी सर, इसमें मैं बस ये बोलूँगी कि मैंने क्या गलतियाँ पहले की थी सोर्सेज के रिलेशन में, जो बाद में मुझे लगा मैंने इम्प्रूव किया। एक तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेज को बहुत सिंप्लीफाई कर लिया था। आई थिंक इनिशियली बहुत कॉम्प्लिकेटेड था एंड मैंने इनफैक्ट ये भी खुद को बोल रखा था कि NCERTs तो स्कूल में पढ़ी हुई हैं, तो कुछ एडवांस देखते हैं और एग्जॉटिक चीज़ें देखते हैं, और बहुत गलत डिसीजन था। आई थिंक UPSC एज अ मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, तो उसके लिए UPSC भी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए NCERTs एक स्टैंडर्ड बुक है, एंड वो मैंने इग्नोर किया था। तो NCERTs मैंने स्टैंडर्ड पकड़ा था। दूसरा, अनदर वे UPSC कम्युनिकेट्स विद एस्पिरेंट्स इज थ्रू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का मैंने ग्रास्प अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था टू रियली अंडरस्टैंड कि UPSC क्या टेस्ट करना चाहता है इन देयर पोटेंशियल पब्लिक सर्वेंट्स। सो दीज आर टू थिंग्स। इन फैक्ट आई थिंक बुक सोर्सेज तो सब जगह होते हैं, बट अगर कोई भी एस्पिरेंट मेरी अर्लियर मिस्टेक्स की तरह अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड स्टैंडर्ड सोर्सेज अगर निगलेक्ट कर रहे हैं, तो दे कैन एक्चुअली इम्प्रूव बाय जस्ट फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो। पहले उस पर फोकस करना, फिर
आगे का स्ट्रैटेजी। PYQ देखना इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये खास चीज़ हम जानते हैं। मैम, ये जो 289 रैंक आपका आया, तो उस वक्त आप कहाँ पर थी जब रिजल्ट आया? जी सर मेरा इंटरव्यू इनफैक्ट सेकंड लास्ट डे को था, तो बस पता था कि एक हफ्ते में आ जाएगा। तो बस एक ये ठाना हुआ था कि अगर रिज़ल्ट देखना है तो घर पे देखना है, कंफर्ट जोन में, सेफ स्पेस में। तो बस बॉम्बे में थी मम्मी पापा के साथ, एंड उधर ही देखा। पापा इनफैक्ट पेशेंट को डील कर रहे थे फ़ोन पे, और मुझे ये था कि मेरे फ्रेंड्स को शायद पता लग जाएगा रिज़ल्ट मेरे से पहले, तो सब कुछ फ़ोन वोन बंद करके आई टोल्ड माई डैड एंड मॉम कि आप आराम से करो, आराम से साथ में देखेंगे रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट देखा एंड नाम देखा उसमें, और सामने रैंक देखा। अब हर एस्पिरेंट के दिमाग में होता है कि टॉप रैंक्स में तो होंगे, बट तो वो एक थोड़ी सी निराशा आती है। नाम, अब वो ह्यूमन ग्रीड है, नाम दिखता है लेकिन रैंक, तो दिमाग से, दिल से बस यही निकला कि चलो, मम्मी पापा को बोला काम करने का मौका मिलेगा, और मम्मी पापा जो स्टार्टेड डांसिंग एंड रिजॉइसिंग एट दैट। तो मैंने बोला कि रैंक तो पूछ लो क्या है, तो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था सर मेमोरी रिज़ल्ट की। आखिरी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ हो, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। जैसे एक थे गुजरात से डॉक्टर अनिल दामेलिया साहब, जो IAS में सिलेक्ट हुए। उस ज़माने में 4 ही अटेम्प्ट होते थे, सो दैट वाज 4th एंड लास्ट अटेम्प्ट। काफ़ी मेहनत थी। अब उनसे मुझे कभी पूछने का मौका नहीं मिला कि व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड ऑन दैट रिजल्ट डे जस्ट बिफोर द रिजल्ट कम्स। मतलब कुछ हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि भाई मेरी इतनी मेहनत है, भगवान मेहरबान हो जाए। कुछ बार ये कि अनसर्टेनिटी फिर भी होती है, पता नहीं होगा कि नहीं। कुछ बार ये नहीं, मैंने मेहनत किया, कुछ तो आएगा ही आएगा। तो मतलब व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड? ये मेरा आखिरी है, अब तो ये हो नहीं सकता अगर नहीं होता। इट इज ओपन एंड शट केस। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू तक, तब तक टेंशन था कि परफॉर्म करना है। जैसे ही इंटरव्यू हो गया, आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीज एंड जस्ट रिलैक्सेशन, एंड आई नो कैंडिडेट्स वर वरीड, माई ओन फ्रेंड्स वर वरीड, बट आई थिंक मम्मी पापा दोनों स्पिरिचुअलिटी बहुत फॉलो करते हैं, तो उनका भी सपोर्ट बहुत ऐसा था कि तुमने अपना निष्काम कर्म कर दिया है, इसके बाद बस देखा जाएगा, एंड वी विल सपोर्ट यू रिगार्डलेस सक्सेस फेलियर, हम हैं तुम्हारे साथ। एंड पापा फॉर्मर रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट ही हैं, तो उन्होंने बस एक चीज़ यही वही बोलते हैं कि आपको, यू डोंट हैव टू बी अ सिविल सर्वेंट टू डू पब्लिक सर्विस। तो ये जो चीज़ एक याद था, तो इसके कारण डर नहीं लग रहा था उसके बाद कि चलो नहीं होगा तो ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। आपके छोटे भाई बहन है? बड़ा भाई है सर। वो आपके छोटे भाई बहन होते, यस, तो आप उनको सलाह देती कि नहीं UPSC अटेम्प्ट देना चाहिए? सर एकदम उनकी निष्ठा पे डिपेंड करता। जस्ट क्योंकि मैं कर रही हूँ तो मेरे पीछे सेम दौड़ में लगना है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, वो मैं एकदम रेकमेंड नहीं करती। मैं देखती कि उनकी निष्ठा और किस चीज़ में है, और अगर पब्लिक सर्विस में होती तो डेफिनेटली बोलती कि इसका अटेम्प्ट दो और अच्छे से फोकस के साथ करो। इन जनरल मतलब किसको UPSC की एग्जाम दें? सपोज फॉर अ लार्जर, सपोज जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे अपने पड़ोस के लोग हैं, क्योंकि आप सिलेक्ट हुए तो सब लोगों को जोश आ जाता है कि अब मुझे भी UPSC देना है। तो इन सबको आप मतलब क्या कहना चाहिए? हु शुड एक्चुअली गिव UPSC एग्जाम? यस सर, फॉर श्योर एनीवन हु हैज अ विजन फॉर नेशन बिल्डिंग एंड अ जनरल, एक सुंदर विजन हो आपके पास देश के हित के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, आई थिंक दे आर मोर सूटेड। अगर आपको जो एक वो होता है ना कोर पर्पस और एक पेरिफेरल पर्पस, अगर किसी भी कारण से कुछ भी पेरिफेरल रीज़न है कि चलो कुछ पर्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी बेनिफिट होगा, वो शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सच में अगर अच्छा काम करना है वो आपको सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो वो अगर गोल है तो नहीं देना चाहिए, बट सच में अगर विजन है और आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना है तो डेफिनेटली देना चाहिए। मैम, आजकल खासकर कोरोना के बाद, जब वैसे भी लॉकडाउन के चलते लोगों को और बच्चों को थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, अकेलापन बढ़ जाता है, घुल मिल नहीं सकते बाकी लोगों के साथ, तो बेचैनी होने लगती है, अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी बहुत होती है। तो 1 2 3 अटेम्प्ट में ही मतलब काफ़ी लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुझे भी मेल मैसेज आते हैं मतलब कि पता नहीं चला क्या करूँ, एंड सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो आपने तो 6 अटेम्प्ट तक संभाला है, तो आप क्या सलाह देनी चाहेंगी मेंटल हेल्थ के बारे में? जी सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, बिकॉज़ काफ़ी देर तक मेंटल हेल्थ बहुत एक साइड नोट रह चुका था। मैंने भी अपनी इनिशियल गलतियों में ये एक बहुत बड़ी गलती की थी कि नहीं, तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेंटल हेल्थ ठीक है देखा जाएगा।
नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। मेडिटेशन योगा भी समझ नहीं आता था कि क्यों मैं वो 10 मिनट योगा और मेडिटेशन को दूं अगर मैं उतने में पढ़ाई कर सकती हूँ। फिर लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में ये सीखा कि मेडिटेशन, योगा और मेंटल हेल्थ एंड स्पेशली गुड स्लीप, उससे क्या हो रहा था, मैं जो पढ़ रही थी, जो हम जागते हुए पढ़ते हैं, वो या तो मेडिटेशन या योगा या नींद के टाइम पे वो सारा पढ़ाई कंसोलिडेट होता है। तो एक ये सलाह मेरी एस्पिरेंट्स को यही रहेगी कि अपना मेंटल हेल्थ को आप एक साइड नोट की तरह या एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरह नहीं ट्रीट करें। मेक इट पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस 2x 10x एंड जस्ट जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाता है। एक तो ये है, दूसरा आई थिंक पेरेंट्स के लिए भी नोट है कि वो एकमात्र सोर्स हैं अपने बच्चे का गार्डियन, इन अ सेंस कि सोशल प्रेशर्स अगर हो रहे हैं जिसके कारण मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो इट इज़ द पेरेंट्स हु कैन एक्चुअली सेफगार्ड देयर चिल्ड्रन। तो वो अगर जान सकें कि उनका बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है, बस उनको सोशल प्रेशर से बचाना है, दैट इज़ जस्ट अनदर आई थिंक एडवाइस दैट। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी महत्व है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल रहा है, उसमें से 1-2 सवाल मैं पूछना चाहूँ। देयर वाज आई थिंक अ थिंकर फेयोल कि वो कुछ बात करता है, एक पिरामिड होता है, तो पिरामिड में ऐसा ऊपर से नीचे मत जाओ, ऐसा बीच बीच में ही बात कर दो कुछ, और उसी को आगे एक्सपांड करे कुछ आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। तो मतलब क्या ऐसा संभव है या इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? हाउ डू यू सी, क्योंकि आपको जो सर्विस मिलेगी, बाकी आपके जो बैचमेट्स और फ्रेंड्स हैं कुछ और सर्विस में जाएंगे, हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन प्लेइंग इन दिस फील्ड? एब्सोल्युटली सर, आई थिंक बहुत ज़रूरी थॉट एंड आइडिया है ये। इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदी का भी मिशन कर्मयोगी जो उन्होंने एक दिशा दी है, उसमें भी इंटर सर्विसेज कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी, आइडियाज़ एक्सचेंज की पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट क्या होता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होते हैं वो तैयारी के टाइम से उनका एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन बन जाता है। मेरा खुद का बहुत कोलैबोरेशन बना है मेंस के टाइम से। इनफैक्ट जब हम फाउंडेशन कोर्स भी करेंगे तो वहाँ पर भी एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट रहेगा। तो इन द फ्यूचर, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जगह पे, जैसे आपने आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस मेंशन किया, अपनी अपनी क्षमता से हम अलग अलग सोल्यूशंस कर रहे होंगे, बट अगर हम कोलैबोरेट करते हैं तो आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस एक ओशन ऑफ एक्सीलेंस बन के हम सच में देश हित में एक सोल्यूशन ला सकते हैं। तो वही एक आशा और होप है कि हम आपस में भी, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, हम आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे सोल्यूशंस के लिए। कोलैबोरेशन संघ शक्ति कलौ युगे, उससे आगे बढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक थिंकर है मेरे ख्याल से, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। टेलर दूसरों से अलग मुझे इसलिए लगता है, वो बोलता है देयर इज ओनली वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एक ही तरीका, दूसरा नहीं। तो कई सारे लोग बस वो एक ही स्ट्रेटेजी के चक्कर में अपनी, मतलब उसी में पढ़ाई लिखाई, एक बार स्ट्रेटेजी कौन सी है, कौन सी ये वन बेस्ट बुक जो मुझे सक्सीड करा दे वगैरह। तो इस पे आप क्या बोलना चाहिए? इज देयर अ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी? आई थिंक द वन बेस्ट वे अगर है, वैसे तो नहीं है, सबकी यूनिक स्ट्रेंथ्स पे डिपेंड करता है, बट उसमें भी वन बेस्ट वे में यही है कि आप सिलेबस को अपना नॉर्थ स्टार, अपना कंपस बना के, PYQs को अपना नॉर्थ स्टार एंड गाइड बना के, तो अगर वन बेस्ट वे है तो उसमें ये 2 कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स फेथ इन नॉट जस्ट योर सेल्फ बट ऑल्सो इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ UPSC, कि वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करना चाहता है, एंड इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सिलेक्टेड। सो जस्ट हैविंग द फेथ कि हार्ड वर्क विल गिव यू रिजल्ट, सो दैट इज़ द वन बेस्ट वे हियर। तो मित्रों, हार्डवर्क, PYQs, इन सब से सफलता मिलती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सिलेक्ट होते हैं उनको भी बहुत बधाई, उनको भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है लास्ट अटेम्प्ट वाले जब सिलेक्ट हो, फॉर वट एवर रीज़न। वो जितनी वो होता है ना कि कुछ दे आर लाइक फ्रॉम द जेम्स ऑफ यस्टर ईयर्स, कि वो फाइनल कंक्लूजन आप देख पाते हैं कि भाई है ये। और बहुत सारी जो अपने दिमाग में नेगेटिविटी चलती है, नहीं कि ये तो द पैनल विल नॉट गिव मार्क्स एंड दिस एंड दैट, वो सब गलत है। आप देख सकते हैं आखिरी अटेम्प्ट में भी अच्छे मार्क्स से व्यक्ति सफल होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सिलेक्शन नहीं आते, ये भी गलत है, उसमें से भी सिलेक्शन आते हैं, और नहीं भी सिलेक्शन आए तो भी जीवन में और भी अच्छे काम कर सकते हैं। तो बहुत मुझे आनंद हुआ, एंड आई विश वी हैड मोर टाइम टू डिस्कस ऑन मोर फाइनल नुआंसेस ऑफ UPSC प्रिपरेशन। लेकिन आप बिल्कुल डटे रहिए और तैयारी करते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.